नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है भारतेंदु योगीन नई धारा के कवि। इसमें हम कुल 5 कवियों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो विशुद्ध तौर पर भारतेंदु योगीन कवि के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हम सीरीज पर चर्चा करते करते पहुंच गए टॉपिक नंबर 80 के ऊपर। मेरा प्राय ये प्रयास होता है कि हम सब्जेक्टिव तौर पर इस तरीके से अध्ययन करें कि जब भी प्रैक्टिस करने का मौका मिले तो कोई भी क्वेश्चन दाएं बाएं न जाए। 100% हम सही आंसर देने की कोशिश करें और सब्जेक्टिव तौर पर पढ़ते हुए बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से भी हमारी तैयारी मजबूत होती है। तो उसी क्रम में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु योगीन कवियों पर चर्चा करते हुए क्या महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किया है, उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं। सभी बिंदुओं पर हम गंभीरता से देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कुछ आपका रिवीजन भी होगा, नए तथ्य मिलेंगे। इसके पहले हम पुरानी धारा के अंतर्गत भारतेंदु योगीन कुछ कवियों के बारे में कुछ न कुछ देखा है और वहाँ पर जो कुछ देखा और फिर नई धारा के कवियों के अंतर्गत जो नए तथ्य रहेंगे उनको आपको ध्यान में रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो काव्य खंड के अंतर्गत प्रकरण 2 में लिखते हैं संवत 1925 से 1950। अगर हम इसको ईस्वी में कन्वर्ट करें तो 1868 से 1893 के बीच का जो भी कालखंड है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे नई धारा प्रथम उत्थान का नाम दिया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, 1868 और 1893 ये दोनों वर्ष आप देखेंगे साहित्य इतिहास के दृष्टिकोण से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर आप देखेंगे कि कवि वचन सुधा नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पत्रिका का प्रकाशन कराया। वहां पर आप देखेंगे कि 1868 में ही विद्या सुंदर नाम का नाटक का अनुवाद किया और 1893 ईस्वी देखेंगे कि इसी समय काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। तो ये दोनों वर्ष यूं ही नहीं दिए गए, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इसके पहले बताया था कि पुरानी परिपाटी को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे कवि लिख रहे थे, लेकिन उसी के समानांतर पुरानी परिपाटी को अपनाते हुए कुछ नवीन गति भी उसमें शामिल की जा रही थी, नवीन तथ्यों को रखा जा रहा था। तो वो दौर है सन 1868 से लेकर 1893, क्योंकि जब आप आधुनिक काल की शुरुआत पढ़ेंगे तो इसके लेकर काफी विवाद रहा है कि कब से माना जाए। तो कुछ आलोचक हैं जो आधुनिक काल की शुरुआत 1868 ईस्वी भी मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी शुरुआत 1843 ईस्वी से मानी हुई है। उसी का जो पहला चरण है वो भारतेंदु योगीन साहित्य है। तो हम कविता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जब किताबों में आप पढ़िए जो महत्वपूर्ण वर्ष हैं तो यूं ही नहीं दिए गए, उनका कोई न कोई कारण रहा है। आप दो खंभा अपने दिमाग में बना लीजिए, 1868 और 1893। इसके बीच में जो भी घटनाएं घटी हुई हैं वो मानकर चलिए कि भारतेंदु योगीन वो सभी घटनाएं हैं। और आपको ये भी याद आ गया होगा कि इसके 10 साल पहले ही भारतेंदु का निधन भी हो गया था। तो बहुत ज्यादा भारतेंदु युग से 10 साल और आगे की बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। तो लिखते हैं वो नई धारा प्रथम उत्थान के अंतर्गत यह सूचित किया जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। इस कथन को आपको जरूर ध्यान में रखना है यहाँ से, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या फिर रामविलास शर्मा का है, क्योंकि रामविलास शर्मा ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर काफी काम किया हुआ है। तो देखिए, ये कथन तो आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार
गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के नए अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और यहाँ पर नई धारा से इसको जोड़ने का प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आगे लिखते हैं, इस नए ढंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि भारतेंदु युगीन कविता का सबसे मूल जो स्वर था, मूल वाणी क्या थी? वो देशभक्ति थी। इसको जरूर अपने ध्यान में रखिए। और मुझे याद आ रहा है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आपका रिवीजन भी हुआ कि भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता के क्षेत्र में भी नए नए क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास किया है। तो इसीलिए कहा गया उसमें से एक स्वर है, उसका नाम है देशभक्ति। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं, उसी से लगे हुए विषय लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार आदि थे। यानी कि विकल्प जब आप देखेंगे प्रश्नों में तो ये तीनों भी विकल्प के रूप में आ सकते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा स्वर जो कौन था? वो देशभक्ति था। तो ऐसे ये प्रश्न बनते हैं। जो भी आप प्रैक्टिस सेट देखते हैं, वो प्रैक्टिस सेट तब और अच्छे होते हैं जब हम मूल टेक्स्ट इतिहास ग्रंथ को अच्छे से पढ़कर बनाते हैं। और यहाँ पर मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, वो समय आएगा जब आपका हम मूल्यांकन भी कर सकेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे कि कविता के नए नए जो क्षेत्र थे उसमें देशभक्ति पहले नंबर पर, लोकहित मतलब जो जनता का हित है, समाज सुधार वो दौर भी था। आप ध्यान रखिए कि 1868 से लेकर 1893 में कई सामाजिक संगठन स्थापित किए गए थे जो कि समाज सुधार के दृष्टिकोण से स्थापित किए गए थे। मातृभाषा को लेकर भी चल रहा था हिंदी उर्दू विवाद, लिपि का विवाद, ये सारी चीजें चल रही थी। तो कहीं न कहीं कवियों ने अपने कविता के विषय के रूप में इन बिंदुओं को रखा हुआ है। आगे लिखते हैं, हास्य और विनोद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए। रीतिकाल के कवियों की रूढ़ियों में हास्य रस के आलंबन कंजूस ही चले आते थे, पर साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलंबन सामने आने लगे। अब आप देख रहे हैं कि आलंबन, आलंबन का मतलब आधार। एक चीज आपने पढ़ा होगा रस पढ़ते हुए, आलंबन और उद्दीपन, तो दोनों भावों को जरूर आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर आलंबन का अर्थ कि जो भी विषय बने थे उसके आधार क्या है, सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, और हमारा देश स्वाधीनता की लड़ाई भी लड़ रहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था। जब 1868 की बात की जा रही है, उसके 11 साल पहले ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था। को रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें स्टोरी के रूप में आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और परीक्षा हॉल में आप क्वेश्चन को इधर से उधर घुमाकर कैसे भी पूछा जाएगा, आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। लिखते हैं कि रीतिकाल में भी हास्य रस के कविताएं लिखी जा रही थी, लेकिन कम लिखी जा रही थी। ज्यादातर उसमें श्रृंगार प्रधान कविताएं ही लिखी जा रही थी। लेकिन भारतेंदु युग में आकर हास्य और विनोद कविता के केंद्र में आ गए। आगे लिखते हैं कि जैसी पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नोच खसोट करने वाले अदालती अमले, मूर्ख और खुशामदी रईस, नाम या दाम के भूखे देशभक्त इत्यादि। इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे। सारांश यह कि इस नई धारा की कविता के भीतर जिस नए नए विषयों के प्रतिबिंब आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित करते चले। यहाँ पर आप देखिए, जब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सारांश लिखते हैं तब मानकर चलिए कि कोई एक नया कथन यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो इस कथन को भी आप ध्यान में रखिए। सवाल पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण में यह बात कही हुई है, या फिर किस युग की चर्चा करते हुए यह बात कही कि इस नई धारा, क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे कि रीतिकाल में जो रीति मुक्त कविता थी वो भी एक नई धारा के रूप में थी। वो भी परंपरा से चली आ रही चीजों में परिवर्तन करते हुए घनानंद इत्यादि उनके जो साथी थे उन लोगों ने लिखना शुरू किया। इसका मतलब है कि हर कालखंड में एक नई धारा चलती है। आज अगर कविताएं लिखी जा रही हैं तो आज भी कई नई धाराएं चल रही हैं, जिनको कि आगे चलकर इतिहासकार आप कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, या फिर आप शोध का विषय बनाएंगे तो उसको आप समझ सकते हैं।
तो इस कथन को जरूर ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे लिखते हैं, काल चक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं, उसका सामना करने योग्य हमारी अपनी बुद्धि को बनाए बिना जैसे काम नहीं चल सकता, वैसे ही उसकी ओर अपनी रागात्मिक वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और अशक्त रहता है। कालचक्र शब्द का प्रयोग किया गया है और आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है कालचक्र। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ये रचना किस प्रकार की है, मतलब निबंध है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है, क्या है कालचक्र। तो ये आपके दिमाग में आ गया होगा। जो विद्यार्थी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं में कुछ कुछ अंकों से पीछे रह जा रहे हैं, उनके दिमाग में तो बिल्कुल आना चाहिए। नए विद्यार्थी इसको नोट कर सकते हैं। तो नई धारा प्रथम उत्थान का पहला पैराग्राफ काफी महत्वपूर्ण रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस नई धारा के पैदा होने की जो परिस्थितियां थी उसका जिक्र किया हुआ है। आगे वो लिखते हैं, विषयों की अनेक रूपता के साथ साथ उनके विधान का ढंग भी बदल चला। प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आती थी, उससे कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा। आप देखेंगे कि आधुनिक काल से पहले कविता के केंद्र में दो तरीके की कविताएं लिखी जा रही थी। या तो प्रबंध कविताएं थी, जिसको कि हम महाकाव्य के तौर पर जानते हैं, मुक्तक जिसको कि खंड काव्य के तौर पर जानते हैं, जो कि कविता का छोटा रूप है, या फिर बहुत सारी परिपाटियों का उसमें अनुपालन नहीं किया जाता है, वो मुक्तक रूप में है। तो दो प्रणालियां चली आ रही थी, लेकिन आधुनिक काल में खासतौर से भारतीय युग में इससे कुछ अलग प्रणाली का भी लोग प्रयास किए। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु वर्णनात्मक ही चला आता था। यहाँ पर अंतर बताया गया कि जो पुरानी कविता है, प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर पुरानी कविता शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। कई बार सवाल उठता है कि जब नई कविता की बात आती है तो हम सब 1954 के आसपास में जो कविता लिखी गई है, या फिर दूसरा शतक जब प्रकाशित हुआ है उसके बाद की कविताओं को हम नई कविता की संज्ञा देते हैं। अब बहुत पहले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल नई कविता और पुरानी कविता जैसी बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम जिस इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, वो इतिहास ग्रंथ पूरे साहित्य का एक तरीके से सूत्र ग्रंथ के रूप में है। सारी चीजें यहीं से निकली हुई हैं। इसीलिए हम पूरा अच्छे से आपको मन लगाकर बताने की कोशिश करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि जो पुरानी कविता थी, उसमें जो प्रबंध का रूप था, महाकाव्य का रूप था, और उसका अगर हम फॉर्मेट देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, तो कथात्मक थी। कोई न कोई कथा थी, जैसे पद्मावत को देखिए, चाहे रामचरितमानस को देखिए, रामचंद्रिका को देखिए, तो कथात्मक रूप में उसका फॉर्मेट है और उसका जो विषय है उसमें वर्णन किया गया है। जीवन से लेकर मृत्यु तक की बातें पूरी की गई हैं। और आगे लिखते हैं, या तो कथात्मक रूप में है या वर्णनात्मक है, या तो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे-छोटे आख्यान काव्य रचे जाते थे, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्रप्रकाश, सुदामा चरित, दान लीला, चीरहरण लीला इत्यादि। तो जितने भी ग्रंथों का हमने नाम लिया, ये सभी ग्रंथ परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और आपके दिमाग में इनके लेखकों का नाम, इनके कवियों का नाम जरूर आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार अपने दिमाग को पिंच कीजिए, ठकठकाइए उसको कि क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बार-बार यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, संकेत रूप में ही आपको थोड़ा-सा अलर्ट करने की कोशिश की जाएगी। आगे लिखते हैं कि या तो इस तरह के ग्रंथ लिखे गए अथवा विवाह, मृगया, झूला, हिंडोला, ऋतु विहार आदि को लेकर वस्तु वर्णनात्मक प्रबंध लिखे गए। अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर, जैसे बुढ़ापा, विधि विडंबना, जगत सच्चाई, सार, गोरक्षा, माता का स्नेह, सपूत, कपूत, कुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भावों की मिश्रित धारा के रूप में छोटे-छोटे प्रबंधों या निबंधों की चाल न थी। इस प्रकार के विषय कुछ उक्त वैचित्र के साथ एक ही पद्य में कहे जाते थे, अर्थात वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते थे। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे-छोटे पद्यात्मक निबंधों की परंपरा भी चली, जो प्रथम उत्थान काल के भीतर तो बहुत कुछ भाव प्रधान रही, पर आगे चलकर शुष्क और इतिवृत्तात्मक यानी कि मैटर ऑफ फैक्ट होने लगी। और जब भी इतिवृत्तात्मकता की बात की जाती है, तो आपके दिमाग में एक और कालखंड का नाम आएगा, द्विवेदी युग। यानी कि इतिवृत्तात्मकता की शुरुआत धीरे-धीरे भारतेंदु युग में हो गई हुई थी। इसके पहले तो मूल रूप में ही थी ये, जैसा कि ऊपर बतलाया गया कि या तो
कथात्मक रूप होता था और उसका वर्णनात्मक वस्तुपरक रूप होता था। लेकिन निबंधों की चाल नहीं थी। भारतेंदु युग में आकर छोटे-छोटे विषयों को पद्यात्मक निबंधों के रूप में चलाने की परंपरा शुरू हुई और ज़्यादातर जो इसमें कविताएँ लिखी गईं वो भाव प्रधान रहीं। विचार प्रधान कविताएँ कम थीं, भाव प्रधान रहीं और आगे चलकर जो प्रभाव होने लगा कि कविताएँ शुष्क और इतिवृत्तात्मक होने लगी, जो कि एक खास युग के लिए जाने जाने लगी, जो कि द्विवेदी युग है। जब हम उस पर चर्चा करेंगे तो बात और विस्तार से आपको बतलाएँगे। अभी आपके दिमाग में कैसे कविता में परिवर्तन हो रहा है, अब उसको रखना है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी आदि को ले सकते हैं। और यही आप देखेंगे कि कहीं न कहीं भारतेंदु मंडल के कवियों के तौर पर भी इनको जाना जाता है। इसलिए इनको बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखिए। कुल 5 कवियों का नाम यहाँ पर आ रहा है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर किन कवियों का उल्लेख किया है या फिर कौन सा कवि नहीं है, यही सब सवाल पूछा जाता है। हाँ और ना में सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास और प्रेम घन इत्यादि का नाम इसमें शामिल है। तो पहले नंबर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिक्र होता है और आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके पहले भी हमने वीडियो लेक्चर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर कुछ नए तथ्यों के साथ और विस्तार से आपको पढ़ने को मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, जैसा ऊपर कह आए हैं, नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आज भी हम देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन आज की देशभक्ति और भारतेंदु युग की देशभक्ति में काफी अंतर था। उस समय हमारा देश गुलाम था, आज हमारा देश आजाद है, हम लोग स्वतंत्र हैं। तो देशभक्ति का भी रूप आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं परिस्थितियों के अनुरूप भी होता है। तो भारतेंदु की वाणी का यानी उनकी कविता के केंद्र में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की जो मार्मिक व्यंजना है वह तो है ही, बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी जिनमें कहीं देश की अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की क्षोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता इत्यादि अनेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि ज्यादातर कविताएं भावनात्मक रूप में रही, तो उसमें मार्मिकता दिखलाई पड़ेगी, उसमें आपको गर्व दिखलाई पड़ेगा, उसमें वेदना दिखलाई पड़ेगी, इसमें भावना दिखलाई पड़ेगी। यही तो है भावना या फिर भाव, गर्व, भावना, वेदना, मर्म, ठीक है? तो ये सारी चीजें भारतेंदु युगीन कविताओं को प्रभावित कर रही थी, उनके केंद्र में थी। अब और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विजयिनी विजय वैजयंती में जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी, तो विजयिनी वैजयंती को जरूर आपको ध्यान में रखना है। विजयिनी विजय वैजयंती, ठीक है? इसमें आप इसको ट्रिपल वी के नाम से भी सूत्रात्मक रूप में रख सकते हैं और इसमें मिस्र की चर्चा की गई है जिसमें कि भारतीय सेना की विजय को दिखलाया गया है। देशभक्ति व्यंजक कैसे भिन्न-भिन्न संचारी भावों का उद्गार है विजयिनी विजय वैजयंती में। कहीं गर्व, कहीं क्षोभ, कहीं विषाद, सारा भाव इस कविता में दिखलाई पड़ता है। सहस बरसन सौ सुन्यो जो सपने ही नहीं कान, जो जय आरज शब्द को सुन और फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तरवार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गर्व की बात की गई है, क्षोभ भी है, विषाद भी है। तीनों भाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों आप ही ऊंचे भये आर्य मोक्ष के बार का कारण जान, प्राचीन आर्य गौरव का गर्व कुछ आ ही रहा था कि वर्तमान अधोगति का दृश्य ध्यान में आया और फिर वही हाय भारत की धून। तो कविताओं में कई बार गौरव का क्षण आया, कई बार क्षोभ का क्षण आया, कई बार विषाद का क्षण आया, कई बार चिंता का भी भाव आया। तो वो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में भी दर्शाया जा रहा है। आगे लिखते हैं, कविता का उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। हाय वहे भारत भो भारी, सब ही विदिशो भई दुखारी, हाय पंच नद हाँ पानी पर, अजहू रहे तुम धरनी विराजत, हाय चित्तौर नीलज तुम्हारी, अजहू खरो भारत नहीं मझारी, तुम में जल नहीं जमुना गंगा,
बढ़हु वेगी किन प्रबल तरंगा, बोरहु किन जट मथुरा काशी, धोअहु यह कलंक की राशि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी पंक्ति उठाकर पूछी जा सकती है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और इसमें कहीं गौरव, कहीं क्षोभ, कहीं विषाद की बात की गई है, और अपनी इतिहास, संस्कृति, सभ्यता को भी इसमें उठाया गया है। ठीक है, जैसे आखिरी पंक्ति है कि बोरहु किन झट मथुरा काशी, धोअहु यह कलंक की राशि। कई बार ये माना जाता है कि आप मथुरा में, काशी में अभी महाकुंभ चल रहा था, तो प्रयागराज में जो भी आपने जीवन भर का पाप किया हुआ है, लोगों को लूटा है, लोगों को भ्रम में रखा है, जाकर आप अगर स्नान कर लेते हैं तो कलंक दूर हो जाएगा। इसी वजह से आपने देखा कि बहुत सारी भीड़ भी लगी हुई थी। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये कविता आज की नहीं है, ये कविता भारतेंदु युग की है, इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि चित्तौर, पानीपत इन नामों में ही हिंदू हृदय के लिए कितने भावों की व्यंजना भरी है, उसके लिए ये नाम ही काव्य है। उस जमाने में चित्तौर अगर नाम लिया गया तो मान लीजिए उस पर कोई कविता आ ही जाएगी, क्योंकि चित्तौर ऐतिहासिक जगह है। पानीपत, सारे ऐतिहासिक लड़ाइयों को आप जानते हैं कि पानीपत की एक नहीं बल्कि 3-3 लड़ाइयां हुई। ये सब हिंदू हृदय के लिए कितने भावों की व्यंजना भरी व्यंजना भरे नाम है, और अगर इनके नाम को ही लें तो ये किसी काव्य से कम नहीं है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। एक उदाहरण आगे देते हैं कि नील देवी में यह कैसी करुण पुकार है, और जिस पंक्ति का उल्लेख किया गया है ये पंक्ति पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पहली बात कि ये पंक्ति नील देवी से ली गई है। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है। ठीक है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रुए। अब वो कृष्ण को याद कर रहे हैं कि जैसे कृष्ण को द्रौपदी याद करती हैं और कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं और संकट से उनको उबारते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उठाया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। अच्छा, कई बार परीक्षाओं में लगता है कि केशव दास की पंक्ति होगी, लेकिन ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और उनके नाटक नील देवी से ये पंक्तियां उद्धृत की गई हैं। तो बदलते हुए पैटर्न पर, चूंकि आप यहाँ पर धीर गंभीर होकर बातों को समझ रहे हैं, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो पंक्तियां किसकी हैं पूछ लिया जाए, किस नाटक से लिया गया ये पूछ लिया जाए, किस परिस्थिति में लिखा गया है ये पूछ लिया जाए, तो आप कर लेंगे। यही फर्क पड़ता है वन लाइनर अध्ययन करने से और फिर सब्जेक्टिव अध्ययन करने में, यही खास अंतर है। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बातें हर बार की तरह अच्छी लग रही होंगी। आगे हम बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि भारतेंदु जी ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर ही उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। एक चीज यहाँ पर है, नवीन विधान यानी कि जो काव्य शास्त्रीय नवीनता होती है या फिर जो काव्य शास्त्रीय परंपरा रही है, उसके अंतर्गत कोई उन्होंने कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया। हाँ, कविता के काव्य में क्षेत्र में कुछ नए नए विषयों को जरूर उन्होंने जोड़ा, अपने तत्कालीन परिस्थितियों से कविता को जोड़ने का प्रयास किया। आगे लिखते हैं, दूसरी बात उनके संबंध में ध्यान देने की यह है कि वे केवल नर प्रकृति के कवि थे। बाह्य प्रकृति के अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। ये देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह दी, और ये कथन के रूप में आ सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में ये किसका कथन है कि वे केवल नर प्रकृति के कवि थे, बाह्य प्रकृति के अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे लिखते हैं, अपने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने प्राकृतिक वर्णन रखे हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन, चंद्रावली में यमुना का वर्णन, वे केवल परंपरा पालन के रूप में। नर प्रकृति आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार ये क्या है। केवल ये मनुष्यता, इनकी कविता के बीच में मनुष्यता को ही शामिल किया गया है। बाह्य प्रकृति यानी कि उस मनुष्यता को प्रभावित करने वाली और जो चीजें हैं उसका थोड़ा सा कम दिया गया है। हालांकि कुछ नाटकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बतलाया कि प्राकृतिक वर्णन भी रखे गए हैं, जैसे कि गंगा का वर्णन हो गया या फिर यमुना का वर्णन हो गया, लेकिन ये केवल परंपरा के पालन के रूप में ही रहा है। आगे लिखते हैं कि उनके भीतर उनका हृदय नहीं पाया जाता, वे केवल उपमा और उत्प्रेक्षा के चमत्कार के लिए लिखे जान पड़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ अलग अलग वस्तुएं और व्यापार हैं और दूसरी पंक्ति में उपमा या उत्प्रेक्षा है।
कहीं-कहीं तो यह अप्रस्तुत विधान 3 पंक्तियों तक चला चलता है। तो इस तरीके से जो कमज़ोर पक्ष है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं का, उसके तरफ भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकेत किया हुआ है। आगे लिखते हैं, अंत में यह सूचित कर देना आवश्यक है कि गद्य को जिस परिमाण में भारतेंदु ने नए-नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया, उसी परिमाण में पद्य को नहीं। यानी कि जितना अच्छा काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य के क्षेत्र में किया, शायद उतना अच्छा काम वो पद्य में नहीं कर पाए। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम कवि के रूप में नहीं पढ़ते हैं। भले उनको निबंधकार के तौर पर देख लेते हैं या फिर एक युग विशेष के विशेष व्यक्तित्व के रूप में देख लेते हैं, नाटककार के रूप में देख लेते हैं, लेकिन कवि के रूप में अपेक्षाकृत कम। हालाँकि छोटी कक्षाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र की कई कविताओं को पढ़ने का आप सभी को भी मौका मिला होगा और हम भी जब पढ़ते थे 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं में तो 1-2 कविताएँ इनकी ज़रूर लगी थी। आगे लिखते हैं कि उनकी अधिकांश कविता तो कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर गेय पदों के रूप में है, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला और विहार का वर्णन है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ज्यादातर कविताएं जो भी हैं, आपने सुना होगा तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के तौर पर हम लोग एकदम से रटे हुए थे। कोई भी हमारे शिक्षक पूछते थे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण बताओ, तो तुरंत लोग बताते थे। मुझे याद है कि बीएचयू में भी हमारी एक प्रोफेसर थी, उन्होंने पूछा कि अनुप्रास का उदाहरण दो, तो एक विद्यार्थी ने एक तरन तनुजा, तो उन्होंने कहा कि लग रहा है तुम्हारे दिमाग का विकास नहीं हुआ है, जो 7वीं 8वीं में याद किए थे वो भी आज ही बता रहे हो। तो कई बार कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भी उदाहरण बदलते रहते हैं, इस चीज से आपको भी सीखना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कविता है उसमें कृष्ण भक्ति को ही केंद्र में रखा गया है और राधा कृष्ण की प्रेम लीला और उनके विहार के बारे में वर्णन किया गया है। श्रृंगार के कवित सवैयों का उल्लेख पुरानी धारा के अंतर्गत हो चुका है, आप लोगों ने भी उसको देखा होगा। देश दशा, अतीत गौरव आदि पर उनकी कविताएं या तो नाटकों में रखने के लिए लिखी गई अथवा विशेष अवसरों पर, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स, पीछे सम्राट सप्तम एडवर्ड का आगमन, मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय पढ़ने के लिए। ऐसी रचनाओं में राजभक्ति और देशभक्ति का मेल आजकल के लोगों को कुछ विलक्षण लग सकता है। देश दशा पर दो एक होली व वसंत आदि गाने की चीजें फुटकल भी मिलती हैं, पर उनकी कविताओं के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कविता के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक थे, लेकिन कविता के मामले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि उनमें आधुनिकता कम थी। पुरानी परिपाटी के हिसाब से कुछ नए नए विषयों को इसमें बस शामिल किया गया, लेकिन कोई नई प्रणाली का इजाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया। गाने की चीजों में भारतेंदु ने कुछ लावनिया और ख्याल भी लिखे, जिनकी भाषा खड़ी बोली होती थी। ये सवाल प्राय पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता कई बार ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा ज्यादातर, और लावनिया और ख्याल लिखने के लिए उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कविता के क्षेत्र में कुछ उन्होंने प्रयोग जरूर किए। हालांकि आगे चलकर हम एक विशेष कालखंड पढ़ते हैं प्रयोगवाद, लेकिन आप देखेंगे कि हर कालखंड में कोई न कोई प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जहाँ पर ज्यादातर कविताएं ब्रज भाषा में लिखा उन्होंने, लेकिन लावनिया और ख्याल ये भी शैली है कविता लिखने की, उसमें उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया हुआ है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य थे आप अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। अगले जो कवि हैं उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। ये सब रिवीजन के तौर पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा होगा, थोड़ा बहुत नए तथ्यों के साथ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद प्रताप नारायण मिश्र के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि भारतेंदु जी स्वयं पद्यात्मक निबंधों की ओर प्रवृत्त नहीं हुए, पर उनके भक्त और अनुयायी पंडित प्रताप नारायण मिश्र इस ओर बढ़े। उन्होंने देश दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा ऐसे विषय भी कविता के लिए चुने। ऐसी कविताओं में कुछ तो विचारणीय बातें हैं, कुछ भाव व्यंजना और विचित्र विनोद। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में आप कई बार विनोद शब्द का प्रयोग खूब किया जाता है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि देश दशा जैसे भारत दशा नाटक में जो भी गीत योजना है उसको आप पढ़ेंगे तो आप रोना शुरू कर देंगे। तो लिखते हैं शुक्ल जी कि बहुत सारी कविताएं देश दशा को ध्यान में रखते हुए आंसू बहाने के लिए लिखी गई, लेकिन इसके अलावा कुछ कविताएं बुढ़ापा, गोरक्षा, तत्कालीन जो समस्याएं चल रही थी, जैसे आजकल भी गोरक्षा की बात की जाती है, उस जमाने में गोरक्षा की बात की जा रही थी। इस पर भी कविताएं लिखी गई प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। ठीक है,
ज्यादातर कविताएं भाव व्यंजना और हास्य विनोद से जुड़ी हुई थी। उनके कुछ इतिवृत्तात्मक पद्य भी हैं जिनमें शिक्षितों के बीच प्रचलित बातें साधारण भाषा के रूप में कही गई हैं। उदाहरण के लिए क्रंदन नाम की एक कविता है जो कि प्रताप नारायण मिश्र की है। उसकी पंक्तियों को हम देखते हैं। तबही लख्यो जह रह रह्यो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटी को तरसत, जहां कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा सब माही, देशिन के हित कछु तत्व कहूं कैसहु नाही, कहीं कहाँ लगी नृपत दबे हैं जहां ऋण भारन, तह तिनकी धन कथा कौन जे गृही साधारण। तो ऐसा लग रहा है कि आप तुलसीदास का वो है कि भीख को बनिक को न वणिज, भीख को न भीख भली, इस तरह की जो कविता है, ऐसा लग रहा है कि वो दौर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना? तो क्रंदन नाम की कविता है, इसको जरूर आप ध्यान में रखिए। इस प्रकार के इतिवृत्तात्मक पद भारतेंदु जी ने भी कुछ लिखे हैं। आप देखिए चर्चा चल रही थी प्रताप नारायण मिश्र की, एक खास विशेषता है, इसको कहा जाता है स्पिन। अगर क्रिकेट की शैली में कहें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अच्छे स्पिनर के तौर पर भी थे, कब वो घुमा दें समझ में नहीं आएगा। अभी बात चल रही थी प्रताप नारायण मिश्र की, तब तक एक चीज आ गई भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंग्रेज राज सुख साज से सजे सब भारी, पै धन विदेश से चली जात यही अति ख्वारी। ये कितनी बार परीक्षा में सवाल आ चुका होगा कि किसकी पंक्तियां हैं या फिर कहां से उल्लिखित है। तो देख रहे हैं कि चर्चा प्रताप नारायण मिश्र की हो रही थी और बात आ गई भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो अलर्ट भी रहना है। आगे लिखते हैं, मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। हर गंगा, त्रिप्यम ताम, बुढ़ापा इत्यादि कविताएं बड़ी ही विनोदपूर्ण और मनोरंजक है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाली हिंदी की हिमायत भी बहुत प्रसिद्ध है। और ये कथन कई बार पूछा जा चुका है कि किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का है। जरूर ध्यान में रखिए, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान खूब सवाल में पूछा जाता है। हिंदी की हिमायत, ये सभी रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा की गई हैं। अगले जो कवि हैं उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन आपके दिमाग में आ गया होगा जैसे कि मेरे दिमाग में आया। तो बद्री नारायण चौधरी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर, जैसे दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नागरी के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन के अवसर पर आनंद आदि प्रकट करने के लिए कविताएं लिखी हैं। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कविताओं का विषय वस्तु आप देख रहे हैं कि विभिन्न अवसरों को उन्होंने ध्यान में रखा हुआ है। चाहे वो दादा भाई नौरोजी के जीतने की बात हो, चाहे महारानी विक्टोरिया से रिलेटेड हो, या फिर लिपि की जो घटना थी, या फिर सनातन धर्म महासम्मेलन। जब भी सनातन धर्म महासम्मेलन की बात आ रही है तो हम उस दौर में आप सभी से बातचीत कर रहे हैं जब महाकुंभ लगा हुआ था और उसमें भी सनातन धर्म को काफी सेंटर में रखा गया था। उसके अवसर पर आनंद का जो भाव प्रकट था, उस पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने कविताएं लिखी हैं। इनके छंदों में यति भंग प्रायः मिलती है। ये कथन देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है कि किसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही है, इनके छंदों में यति भंग। आप जब छंद पढ़ेंगे तो वहां पर यति और गति दो शब्दों का प्रयोग कई बार किया जाता है। यति मतलब जहां पर ठहराव, तो वहां चौधरी जी के कविताओं में इस ठहराव में भंगता दिखलाई पड़ती, इसको तोड़ा है इन्होंने। इनके छंदों में यति भंग प्रायः मिलता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपके दिमाग में चीजें बैठ गई होंगी कि छंदों को तोड़ने का, यति भंग करने का प्रयास किस कवि ने किया है। तो उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके समय में है तो लिखते हैं, एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बातचीत की तब इन्होंने कहा, मैं यति भंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आप कविताएं तो लिखते हैं लेकिन यति भंग कर देते हैं। तो इन्होंने कहा, इनका जवाब देखिए, मैं यति भंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक चाहिए। मान लीजिए एक कथन आ जाए तो ढेर सारे विद्यार्थी इसका सही जवाब बता देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन ये कथन तो आप देख रहे हैं कि बद्री नारायण चौधरी का है। ध्यान में रखिए, बद्री नारायण चौधरी ने इसका जवाब दिया था कि यति भंग को कोई दोष नहीं मानते। आगे लिखते हैं, देश की राजनीति परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी।
राजनीतिक परिस्थिति पर काफी इनका ध्यान रहता था। देश की दशा सुधारने के लिए जो राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। जब कहीं कुछ सफलता दिखाई पड़ती, तब लेखों और कविताओं द्वारा हर्ष प्रकट करते, और जब बुरे लक्षण दिखाई देते, तब क्षोभ और खिन्नता। तो देख रहे हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों पर काफी इनका ध्यान था। कांग्रेस के अधिवेशन में ये प्राय जाते थे। आप देख रहे हैं कि उसी का प्रभाव है कि अब तक कोई कवि, आपने भारतेंदु को पढ़ा, प्रताप नारायण मिश्र को देखा, कोई कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं जाता था। लेकिन बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन कांग्रेस के अधिवेशन में भी चले जा रहे थे। यानी कि उस समय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और हर साल जो भी अधिवेशन होता था, उस जमाने में जाते थे। हीरक जुबली आदि की कविताओं को खुशामदी कविता न समझना चाहिए। यानी कि जो इन्होंने महारानी विक्टोरिया पर हीरक जुबली के अवसर पर हीरक जुबली नाम से कविता लिखी, अगर इसको चापलूसी कहा जाए तो ठीक नहीं होगा, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। वो लिखते हैं कि उनमें ये देश दशा का सिंहावलोकन करते थे और मार्मिकता के साथ अपने देश की जो राजनीतिक स्थिति है, परिस्थिति है, उसका उल्लेख बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन करते हैं। आगे लिखते हैं कि विलायत से दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर इन्होंने कार्य शब्द को लेकर बड़ी सरलता और क्षोभपूर्ण कविता लिखी थी। कुछ पंक्तियां देखिए। ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में यानी विदेश में उनको कोई काला कह दिया था। तो इसको लेकर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने कड़ी आपत्ति दायर की, लेकिन जब कविता वो लिखते हैं तो इसमें सरलता भी है और क्षोभपूर्ण भी है। कई बार आप देखते हैं कि जब कोई सरल व्यक्ति होता है, लेकिन जब वो अपने क्षोभ को प्रस्तुत करता है तो समझ जाए कि भूकंप आने वाला है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने यहाँ पर कार्य शब्द को लेकर बड़ी क्षोभपूर्ण कविता लिखी है। क्या लिखा? अचरज होत तुमहु समगोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्द पर है वारे, कारे श्याम राम जलधर जल बरसनवारे, कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे, याते नीको है तुम कारे जाहू पुकारे, यह असीस देत तुमको मिली हम सब कारे, सफल होई है मन के सबई संकल्प तुम्हारे। तो कार्य शब्द को उन्होंने बतलाया कि जिसको काला बोल रहे हो, तो यहाँ पर श्याम हो, चाहे राम हो, चाहे जलधर हो, बादल हो, ठीक है, ठीक है। तो सभी का रंग क्या है? काला है। आमतौर पर काले रंग को भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे कि बड़ा ही हीन दृष्टिकोण से देखा जाता है, उपेक्षित भाव से देखा जाता है। हालांकि इसको रंग भेद के रूप में ही हम देख सकते हैं, लेकिन अगर अपने इतिहास परंपरा को देखें तो राम, जिनको कि हम अपने आराध्य के रूप में देखते हैं, उनका भी रंग सांवला ही था, काला काले में ही उनको रखा जा रहा था। तो एक तरीके से इसको पॉजिटिव में भी लेना है, ठीक है ना। हालांकि व्यवहारिक रूप में कई लोग इसका एक तरीके से दंश भी झेले होंगे, तो ये चीजें हैं। लेकिन इस कविता को देखते हुए एक मन में मोटिवेशन तो आया ही होगा कि काले को भी हमें पॉजिटिव रूप में लेना है, क्योंकि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने उसका क्या यहाँ पर उल्लेख किया है, कितना महत्वपूर्ण उन्होंने लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि हीरक जुबली के अवसर पर लिखे हार्दिक हर्षादर्श में देश की दशा का ही वर्णन है। यानी हीरक जुबली, जब महारानी विक्टोरिया आती है तो हीरक जुबली मनाई जाती है, तो हार्दिक हर्षादर्श। वैसे तो हार्दिक शब्द जब आ रहा है तो मुझे क्रिकेटर का नाम है आ रहा, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, लेकिन उसी के हिसाब से आप इस कविता का नाम भी ध्यान में रखिए, हार्दिक हर्षादर्श। देख रहे हैं इसमें एक संधि भी है। आप लोगों के लिए आज का दूसरा होमवर्क है, क्योंकि हम साथ साथ में हिंदी व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, तो आप जरूर दिमाग लगाइए कि इसमें कौन सी संधि है। किस तरीके का वर्णन किया गया है? भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबर सकल सुभट एक ही संग गारत, मरे विबुध नरनाह सकल चातुर गुणमंडित, बिगरो जन समुदाय बिना पथ दर्शक पंडित, नए नए मत चले नए झगड़े नित बाढ़े, नए नए दुख परे शीस भारत पर गाड़े। तमाम चीजें आई, लेकिन भारत का जो वो है शीश है, वो हमेशा खड़ा रहा, मतलब ऊंचा ही रखने का प्रयास किया गया। तो कविता के अनुरूप ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमघन के बारे में काफी लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है। लिखते हैं कि प्रेमघन जी की कई बहुत ही प्रांजल और सरल कविताएं उनके दोनों नाटकों में। भारत सौभाग्य नाटक चाहे खेलने योग्य न हो, पर देश दशा का पर वैसा बड़ा अनूठा और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया। यानी कि भारत दुर्दशा तो हमने पढ़ा है,
कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का, लेकिन भारत सौभाग्य नाम से जो नाटक लिखा गया है वो प्रेमघन द्वारा लिखा गया है। उसके प्रारंभ में अंकों में सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, इन तीनों देवियों के भारत से क्रमशः प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही भव्य है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लक्ष्मी के प्रस्थान की बात की है, लेकिन भारत सौभाग्य में प्रेमघन ने सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। सवाल पूछा जा सकता है कि भारत सौभाग्य में किन तीन देवियों के जाने का या फिर प्रस्थान करने का दृश्य भव्य रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो आप तुरंत बता देंगे भारत सौभाग्य, जो कि प्रेमघन का नाटक है। लिखते हैं कि इसी प्रकार उक्त तीनों देवियों के मुख से विदा होते समय जो कविताएं कहलाई गई हैं, ये भी बड़ी मार्मिक हैं। हंसारूढ़ा सरस्वती के चले जाने पर दुर्गा कहती हैं, आज लौ रही अनेक भांति धीर धारी के, पै न भाव मोहि बैठनो सु मौन मारी के, जाति हो चली वही सरस्वती गई जहां। मतलब जहां सरस्वती गई वहीं पर मैं भी जाने के लिए तैयार हूं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि दुर्गा और सरस्वती के का यहाँ पर चित्रण किया गया है प्रेमघन द्वारा, और इसमें मार्मिकता है। यहाँ पर तीनों देवियों के विदाई का एक तरीके से दृश्य है, और उसमें से दुर्गा सरस्वती के विदाई पर यह बात कह रही है। उद्धृत कविताओं में उनकी गद्यावली, चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। अधिकांश कविताएं ऐसी ही हैं, पर कुछ कविताएं उनकी ऐसी भी हैं, जैसे मयंक और आनंद अरुणोदय, जिनमें कहीं लंबे लंबे रूपक हैं और कहीं उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं की भरमार है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेमघन की कविताओं का मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अच्छे से किया हुआ है। अगले जो कवि हैं उनका नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह। वैसे हमने ठाकुर जगमोहन सिंह को उपन्यासकार इत्यादि के रूप में भी पढ़ लिया है, लेकिन कविता के क्षेत्र में देखते हैं कि उनका क्या योगदान है। शुक्ल जी लिखते हैं कि यद्यपि जगमोहन सिंह जी अपनी कविता को नए विषयों की ओर नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत कवियों काव्यों के प्राकृत वर्णनों का संस्कार मन में लिए हुए अपनी प्रेमचर्या की मधुर स्मृति से समन्वित विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है, वह ध्यान देने योग्य है। उसके द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया था। जिस समय हिंदी का साहित्य अभ्युदय हुआ, उस समय संस्कृत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था। इससे वह उसके पिछले रूप को ही लेकर चला। प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति में पाया जाता है, वह संस्कृत के पिछले कवियों में नहीं रह गया। प्राचीन संस्कृत कवि प्राकृत दृश्यों के विधान में कई वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना द्वारा बिंब ग्रहण कराने का प्रयत्न करते थे। इस कार्य को अच्छी तरह संपन्न करके तब ये इधर उधर उपमा, उत्प्रेक्षा आदि द्वारा थोड़ा बहुत अप्रस्तुत वस्तु विधान भी करा देते थे, पर पीछे मुक्तकों में सूक्ष्म और संश्लिष्ट योजना के स्थान पर कुछ इन्हीं गिनी वस्तुओं को अलग अलग गिनाकर अर्थ ग्रहण कराने का प्रयत्न ही रह गया, और प्रबंध काव्यों के वर्णनों में उपमा उत्प्रेक्षा की इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायब हो चुका चला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो शब्दों का प्रयोग किया गया, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। ये दोनों पारिभाषिक शब्द हैं, ठीक है ना। इनको विस्तार से हम आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे। और हमने बिंब के बारे में बिंब, प्रतीक, कल्पना, फैंटेसी क्या होता है, इसके ऊपर हमने पहले भी आप सभी को बतलाया हुआ है। आप सर्च करके जरूर देख सकते हैं। लिखते हैं कि यही पिछला विधान हमारे साहित्य में आया। षट ऋतु वर्णन में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था, वह केवल उद्दीपन की दृष्टि से, अर्थात नायक या नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित भाव को और जगाने या उद्दीप्त करने के लिए। इस काम के लिए कुछ वस्तुओं का अलग अलग नाम ले लेना ही काफी होता है। स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के भाव का पता देने वाले वर्णन पुराने हिंदी काव्य में नहीं पाए जाते। संस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिंदी काव्य के संस्कार का जो संकेत ठाकुर साहब ने दिया, खेद है कि उसकी ओर किसी ने ध्यान न दिया। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो ये पीएचडी का टॉपिक हो सकता है कि ठाकुर जगमोहन सिंह की कविताओं में जो संस्कृत परंपरा रही है उसका किस तरीके से पालन किया गया है, उसका संस्कार कैसे दिखलाई पड़ता है, एक शोध विषय यहाँ पर हो सकता है। प्राकृतिक वर्णन की इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के संबंध में थोड़ा विचार करके हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी या अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती, यूरोप के कवियों में जाकर ही यह मिलती है। अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ, शेली, मेरिडिथ आदि
में उसी ढंग का सूक्ष्म प्रतिनिरीक्षण और मनोरम रूप विधान पाया जाता है जैसा प्राचीन संस्कृत साहित्य में। प्राचीन भारतीय और नवीन यूरोपीय दृश्य विधान में पीछे थोड़ा लक्ष्य भेद हो गया। भारतीय प्रणाली में कवि के भाव का आलंबन प्रकृति ही रही, अतः उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र लक्ष्य दिखाई पड़ता है। पर यूरोपीय साहित्य में काव्य निरूपण की बराबर बढ़ती हुई परंपरा के बीच धीरे धीरे यह मत प्रचार पाने लगा कि प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है, उनको लेकर कल्पना की एक नूतन सृष्टि खड़ी करना ही कवि कर्म है। आप देखेंगे आगे चलकर छायावाद में एक परिभाषा उसकी दी गई, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। एक चीज आपने इसको पढ़ा होगा, कथन भी आपके ध्यान में आ गया होगा, आपने याद भी कर लिया होगा, लेकिन आज समझ जाएंगे कि उस जमाने में जितनी भी कविताएं लिखी जा रही थी उनका स्वरूप क्या था, स्थूल। इसी के प्रतिरोध में आगे चलकर कविताएं लिखी जाने लगी, इसीलिए छायावाद में कहा गया कि ये कविता स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, आगे लिखते हैं, उक्त प्रवृत्ति के अनुसार कुछ पाश्चात्य कवियों ने तो प्रकृति के नाना रूपों के बीच व्यंजित होने वाली भावधारा का बहुत सुंदर उद्घाटन किया, पर बहुतेरे अपनी बेमेल भावनाओं का आरोप करके उन रूपों को अपनी अपनी अंतर्वृत्तियों से छोपने लगे। अब इन दोनों प्रणालियों में से किस प्रणाली पर हमारे काव्य में दृश्य वर्णन का विकास होना चाहिए, यह विचारणीय है। मेरे विचार में प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही समीचीन है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से अनंत रूपों में भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस महामानस की कल्पनाओं का अनंत प्रसार है। सूक्ष्मदर्शी सहृदयों को उसके भीतर नाना भावों की व्यंजना मिलेगी। नाना रूप जिन नाना भावों की सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित अंतःकोटर की वासनाओं से उन्हें छोपना एक झूठ खिलवाड़ ही अंतर्गत होगा। यह बात मैं स्वतंत्र दृश्य विधान के संबंध में कह रहा हूं, जिसमें दृश्य ही प्रस्तुत विषय होता है। जहां किसी पूर्व प्रतिष्ठित भाव की प्रबलता व्यंजित करने के लिए ही प्रकृति के क्षेत्र में वस्तु व्यापार लिए जाएंगे, वहां तो वे उस भाव में रंगे दिखाई ही देंगे। पद्माकर की बिरहणी का यह कहना कि किंसुक गुलाब कचनार और अनारन की डारन पे डोलत अंगारन के पुंज है। तो ये देखिए पंक्ति, बात की जा रही थी ठाकुर जगमोहन की, लेकिन आ गई बात पद्माकर की। जरूर ध्यान में रखिए इन पंक्तियों को। पर बराबर इसी रूप में प्रकृति को देखना दृष्टि को संकुचित करना है। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा। इसलिए छायावादी कवियों को कई बार हम पलायनवादी भी मानने लगते हैं, क्योंकि वो अपने सुख दुख को उस प्रकृति से जोड़कर देखने लगते हैं। देख रहे हैं कि उसकी शुरुआत कहीं कहीं भारतेंदु युग से ही दिखाई पड़ जा रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि जब अपने दुख को प्रकृति के दुख से जोड़कर देखेंगे तो क्या देखा, कुछ नहीं देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं। आगे चलकर आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना में मनुष्य को ही सब कुछ माना गया है, प्रकृति का भी अपना रूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मनुष्य और प्रकृति दोनों को जोड़कर देख रहे हैं। अगले जो कवि हैं उनका नाम है पंडित अंबिका दत्त व्यास। इनके ऊपर भी हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, यहाँ पर देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, व्यास जी ने नए नए विषयों पर भी कुछ फुटकल कविताएं रची जो पुरानी पत्रिकाओं में निकली हैं। एक बार उन्होंने कुछ बेतुके पद्य भी आजमाइश के लिए बनाए थे, पर इस प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं दिखाई पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने हिंदी का कोई प्रचलित छंद लिया था। अब कौन सा प्रचलित छंद लिया था उसके बारे में देखते हैं। भारतेंदु के सहयोगियों की बात यहीं समाप्त कर अब हम उन लोगों की ओर जाते हैं जो उनकी मृत्यु के उपरांत मैदान में आए। एक छंद का नाम आपने सुना होगा जिसका इन्होंने यूज ज्यादा किया हुआ था, अंबिका दत्त व्यास ने। अब ये पैराग्राफ काफी ध्यान में रखने वाली, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से वन लाइनर किताबों में कई जगह गलत गलत तथ्य आपको दिखाई पड़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि पंडित अंबिका दत्त व्यास के बाद अब यहीं पर उनके जो सहयोगी थे उनकी बात को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, यानी कि वो चीज खत्म हो गई। अब आगे कह रहे हैं कि जो उनकी मृत्यु के बाद यानी कि 1885 के बाद कविता के मैदान में आए, जिन्होंने काव्य की भाषा और शैलियों में भी कुछ परिवर्तन उपस्थित किया। भारतेंदु के सहयोगी लेखक यद्यपि देश काल के अनुकूल नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त हुए, पर भाषा उन्होंने परंपरा से चली आती हुई ब्रज भाषा ही रखी और छंद भी वही लिए जो ब्रज भाषा में प्रचलित थे। पर भारतेंदु के गोलोकवास के थोड़े ही दिनों पीछे भाषा के संबंध में नए विचार उठने लगे। ठीक है, इसीलिए तो 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना भी हुई।
लोगों ने देखा कि हिंदी गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई और उसमें साहित्य भी बहुत कुछ प्रस्तुत हो चुका है, पर कविता की भाषा अभी भी ब्रज भाषा ही बनी हुई है। आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो दोनों को एक कर दिया। आप पूरे प्रसंग को जानते हैं। गद्य एक भाषा में लिखा जाए और पद्य दूसरी भाषा में, यह बात खटक चली और इसका सूत्र आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे रहे हैं। आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी पूरा घोषित कर देते हैं कि गद्य और पद्य की भाषा एक होगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका सूत्र यहाँ पर शुक्ल जी भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी कुछ चर्चा भारतेंदु के समय में ही उठी थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने दशरथ विलाप नाम की एक कविता खड़ी बोली में फारसी छंद में लिखी थी। आप देखिए, इसी तथ्य की बात मैं कर रहा था। कई जगहों पर आप देखेंगे दशरथ विलाप अंबिका दत्त व्यास की लिखी गई है, जबकि ये बात कही जा रही है कि कविता की भाषा को लेकर कि ब्रज भाषा चल रही है भारतेंदु युग में भी, लेकिन भारतेंदु जी ने थोड़ा-सा उसमें परिवर्तन करने के लिए कुछ खड़ी बोली में भी कविताएँ लिखी, जिसमें कि एक कविता है दशरथ विलाप। तो इस तथ्य को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। कई वन लाइनर किताबों में तथ्य गलत रूप में दिया गया है, चूँकि आप लोग सब्जेक्टिव तौर पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, वन लाइनर किताबों पर, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और बार-बार आप सही बताने वाले को गलत भी आप साबित कर देते हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप इस पैराग्राफ को समय निकाल कर ज़रूर पढ़िए। आपके पास किताब भी होगी। हमारा काम क्या है? आपको संकेत दे देना, आपको अलर्ट कर देना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दशरथ विलाप नाम की एक कविता खड़ी बोली में लिखी है। भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि दशरथ विलाप की भाषा क्या रही है और छंद क्या है? फारसी में लिखी। कविता इस ढंग की थी। कविता कैसी थी उसको देख लेते हैं। कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बात हम कर रहे थे अंबिका दत्त व्यास वाले प्रकरण में, लेकिन जैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी स्पिन को फेंके, गुगली गई, एक तरीके से मैं बोलूं कि हरभजन सिंह का दूसरा, कि पाठक इसको समझ नहीं पाते हैं। कैसे समझेंगे? जब उसको अच्छे से पढ़ेंगे तब समझेंगे। उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी अभी तक ध्यान देकर सुन रहे थे, वो इस पूरे प्रसंग को क्लियर कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। और इस पंक्ति को आपने ध्यान में रख लिया। आगे लिखते हैं, यह कविता राजा शिव प्रसाद को बहुत पसंद आई थी और इसे उन्होंने अपने गुटका में दाखिल किया गया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को दशरथ विलाप नाम की कविता काफी पसंद आई और इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि राजा शिव प्रसाद, इनको सितारे हिंद कहा जाता है और हरिश्चंद्र को भारतेंदु कहा जाता है। तो कहीं न कहीं दोनों का आप देख रहे हैं कि समावेश है, दोनों का स्थान एक जगह है, वो है आसमान। इसलिए कई बार इनको गुरु भी माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आप अलग-अलग किताबों में पढ़े होंगे। यहाँ पर वो चीज़ क्यों प्रसन्न हो गए थे, ये कविता उनको काफ़ी अच्छी लगी और शिव प्रसाद जो थे वो बुक्स का प्रकाशन भी खूब किए थे। गद्य के मामले में हमने पढ़ा था। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि खड़ी बोली में पद्य रचना एकदम कोई नई बात न थी। फिर से परंपरा की तरफ घुमा कर ले जा रहे हैं कि अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में लिखा भी, तो ये कोई नई बात नहीं थी। इसके पहले नामदेव, कबीर की रचना में हम खड़ी बोली का पूरा रूप दिखा आए हैं और यह सूचित कर चुके हैं कि इसका व्यवहार अधिकतर सधुक्कड़ी भाषा के भीतर हुआ करता था। शिष्ट साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य भाषा का ही चलन रहा। हिंसा ने अपनी रानी केतकी की कहानी में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद्य भी उर्दू छंदों में रखे हैं। उस समय में प्रसिद्ध कृष्ण भक्त नागरी दास हुए। इन सभी के बारे में मैंने चर्चा कर ली है। नामदेव, कबीर, सबके बारे में, इंशाअल्लाह खां सबके बारे में हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इंशाअल्लाह ने अपनी रानी केतकी में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद्य भी उर्दू छंदों में रखे हैं। उसी समय में नागरी दास जो कि कृष्ण भक्त थे, उन्होंने भी खड़ी बोली में कुछ लिखा। नागरी दास तथा उनके पीछे होने वाले कुछ कृष्ण भक्तों ने के इश्क की फारसी पदावली का और गजलबाजी का शौक दिखाई पड़ा। नागरी दास के इश्क चमन का एक दोहा देखिए। ये जो पंक्ति है, कोई न पहुंचा वहां तक, आशिक नाम अनेक, इश्क चमन के बीच में आया मजनू एक। तो आप देख रहे हैं कि आशिक तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मजनू एक ही हो सकता है। तो ये बात कही इश्क चमन में नागरी दास ने। अगर आप हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे बच्चन सिंह का, तो उन्होंने उर्दू शैली में छंदों में लिखने वाले कवियों का एक चैप्टराइजेशन किया हुआ है, उनके इतिहास ग्रंथ में है। तो थोड़ा-सा इसीलिए उसका नाम हो गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ही, लेकिन इन पंक्तियों को ज़रूर ध्यान में रखिए। बात की जा रही थी आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बीच-बीच में इधर-उधर की बातें भी आ जा रही हैं और इसी को कहते हैं हम
कि अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ना। आगे बात करते हैं। पीछे नजीर अकबराबादी ने कृष्णलीला संबंधी बहुत से पद्य हिंदी खड़ी बोली में लिखे। वे एक मनमौजी सूफी भक्त थे। मान लीजिए कथन पूछ लिया जाता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने जैसी को पढ़ा, कुतुबन को पढ़ा, मंझन को पढ़ा, उस्मान को पढ़ा, सबको पढ़ा, लेकिन वे एक मनमौजी सूफी भक्त कौन थे? नजीर अकबराबादी। उनके बारे में, उनके पद्यों के नमूने देखिए। यारो सुनो ये दध के लुटैया का बालपन, औ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, बन बन में ग्वाल गौवें चरैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे, ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वे आप थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि कृष्ण लीला बचपन का एकदम पूरा जिक्र यहाँ पर नजीर अकबराबादी ने किया हुआ है। और इनके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, वे एक मनमौजी सूफी भक्त थे। इस कथन को बिल्कुल ध्यान रखिए, ये नया प्रश्न आपके लिए हो सकता है। वह कृष्ण मदन मोहन ने जब सब ग्वालों से यह बात कही, औ आपी से झट गेंद डंडा उस काली द में फेंक दई, यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमत दैया की, रख ध्यान सुनो दंडवत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। तो ये नजीर अकबराबादी के आप एक तरीके से हम कहें कि पद्य हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि लखनऊ के शाह कुंदन लाल और कुंदन लाल ललित किशोरी और ललित माधुरी नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हुए। तो शाह कुंदन लाल के बारे में हमने बातचीत की थी, लेकिन एक फुंदन लाल की भी चर्चा यहाँ पर की जा रही है, उनको ध्यान में रखिए। ललित माधुरी इनका नाम। ये लोग कृष्ण भक्त थे जिनका रचना काल संवत 1913 और 1930 के बीच समझना चाहिए। उन्होंने और कृष्ण भक्तों के समान ब्रज भाषा के अनेक पद तो बनाए ही, खड़ी बोली में कोई झूलना छंद भी लिखे हैं, जैसे जंगल अब रमते हैं, दिल बस्ती से घबराता है, मानुष गंध न भाती है, संग मरकट मोर सुहाता है, चाक गरेबा करके दम दम आहे भरना आता है, ललित किशोरी इश्क रैन दिन, ये सब खेल खिलाता है। इसके उपरांत ही लावनी बाजों का समय आता है। कहते हैं कि मिर्जापुर में तुकनगिरी गोसाई ने सधुक्कड़ी भाषा में ज्ञानोपदेश के लिए लावनी की लय चलाई। लावनी की बोली खड़ी बोली रहती थी। तुकनगिरी के दो शिष्य रिसाल गिरी और देवी सिंह प्रसिद्ध लावनी बाज हुए। ध्यान में रखिए इन दोनों का नाम, देवी सिंह और रिसाल गिरी लावनी बाज थे, जिनके आगे चलकर दो परस्पर प्रतिद्वंदी अखाड़े हो गए। रिसाल गिरी का ढंग तुर्रा कहलाया, जिसमें अधिकतर ब्रह्म ज्ञान रहता था। देवी सिंह का बाना सखी का बाना और उनका ढंग कलगी कहलाया, जो भक्ति और प्रेम लेकर चलता था। तो तुर्रा और कलगी दोनों को जरूर अपने कॉपी में नोट कीजिए, कौन किसके ढंग का था। लावनी बाजों में काशीगिरी उपनाम बनारसी का बड़ा नाम था बनारसी, जो कि काशीगिरी के मूल नाम से थे। लावनियों में पीछे उर्दू के छंद अधिकतर लिए जाने लगे। ख्याल को भी लावनी के ही अंतर्गत समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त रीतिकाल के कुछ पिछले कवि भी, जैसा कि हम दिखा आए हैं, इधर उधर खड़ी बोली के दो चार कवित्व सवैये रच दिया करते थे। उधर लावनी बाज और ख्यालबाज भी अपने ढंग पर कुछ ठेठ हिंदी में गाया करते थे। इस प्रकार खड़ी बोली की छंद की तीन प्रणालियां उस समय लोगों के सामने थी, जिस समय भारतेंदु के पीछे कविता की भाषा का सवाल लोगों के सामने आया। हिंदी के कवित्व प्रणाली की शैली, उर्दू छंदों की प्रणाली और लावनी का, इन तीन शैलियों को जरूर ध्यान रखिए। ये भी सवाल पूछा जाता है। मुझे याद आ रहा है कि किसी एग्जाम में ये जरूर आया हुआ है। आगे लिखते हैं कि संवत 1943 में पंडित श्रीधर पाठक ने इसी पिछले ढंग पर एकांतवासी खड़ी बोली पद्य में निकाला, यानी कि लावनी पर। इसकी भाषा अधिकतर बोलचाल की और सरल थी। एक नमूना यहाँ पर देखने लायक है। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम ही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं, तृण सैया और अल्प रसोई पाओ स्वल्प प्रसाद, पैर पसार चलो निद्रा लो मेरा आशीर्वाद। ठीक है, प्राण प्यारे की गुण गाथा, साधु कहाँ तक मैं गाऊं, गाते गाते चुके नहीं वह, चाहे मैं ही चुक जाऊं। आगे लिखते हैं कि इसके पीछे खड़ी बोली के लिए एक आंदोलन ही खड़ा हुआ।
मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली का झंडा लेकर उठे। संवत 1945 में उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन की एक पुस्तक छपाई, जिसमें उन्होंने बड़े जोर शोर से यह राय जाहिर की, अब तक जो कविता हुई वह तो ब्रज भाषा की थी, हिंदी की नहीं। हिंदी में भी कविता हो सकती है। वे भाषा तत्व के जानकार न थे, उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें कायम की थी, जैसे मालवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। उनकी पोथी में और पद्यों के साथ पाठक जी का एकांतवासी योगी भी दर्ज हुआ। तो जो स्टाइल है, उन स्टाइलों को जरूर आप ध्यान में रखिए, जिसकी चर्चा यहाँ पर अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया हुआ है। और कई लोगों से भी अनुरोध करके उन्होंने खड़ी बोली की कविताएं लिखाई। चंपारण के प्रसिद्ध विद्वान और वैद्य पंडित चंद्रशेखर धर मिश्र, जो भारतेंदु जी के मित्रों में थे, संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में भी बड़ी सुंदर और आशु कविता करते थे। आशु मतलब तड़के, जिसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट कविता करते थे। मैं समझता हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद्य पहले पहल मिश्र जी ने ही लिखे। बाबू अयोध्या प्रसाद जी उनके पास भी पहुंचे और कहने लगे, लोग कहते हैं कि खड़ी बोली में अच्छी कविता नहीं हो सकती, क्या आप भी यही कहते हैं? यदि नहीं तो मेरी सहायता कीजिए। उक्त पंडित जी ने कुछ कविता लिखकर उन्हें दी, जिसे उन्होंने अपनी पोथी में शामिल किया। इस प्रकार खड़ी बोली के पक्ष में जो राय मिलती, वह भी उसी पोथी में दर्ज हो जाती थी। धीरे धीरे एक बड़ा पोथा हो गया, जिसे बगल में दबाए हुए जहां कहीं हिंदी के संबंध में सभा होती, जा पहुंचते। यदि बोलने का अवसर न मिलता या कम मिलता तो वे बिगड़ कर चल देते थे। तो अयोध्या प्रसाद खत्री के स्वभाव से भी आप परिचित हो गए होंगे कि हिंदी के प्रति उनका कितना लगाव था, और खड़ी बोली को ही वो हिंदी मानते थे। और जहां भी एक तरीके से अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया था अयोध्या प्रसाद खत्री ने। हालांकि इसके पहले हमने देवकी नंदन खत्री के बारे में एक तथ्य पढ़ा था कि उनके उपन्यासों को लेकर लोग हिंदी सीखना शुरू किए, तो इन खत्रियों का भी हिंदी साहित्य में काफी रोल रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने बड़े ही विस्तार से नई धारा के अंतर्गत किस तरीके से कविताएं लिखी गई और भाषा को लेकर किस तरीके से विचार किए गए, उस पर चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।